मुंशी प्रेमचंद जी के प्रसिद्ध उपन्यास गोदान के भाग 6 में आपका स्वागत है। भाग 1 से 5 तक की ऑडियो बुक आपको चैनल पर गोदान की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके एक कमेंट कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। जेठ की उदास और गर्म संध्या सेमरी की सड़कों और गलियों में पानी के छिड़काव से शीतल और प्रसन्न हो रही थी। मंडप के चारों तरफ फूलों और पौधों के गमले सजा दिए गए थे और बिजली के पंखे चल रहे थे। राय साहब अपने कारखाने में बिजली बनवा लेते थे। उनके सिपाही पीली वर्दियां डाटे, नीले साफे बांधे, जनता पर रोब जमाते फिरते थे। नौकर उजले कुर्ते पहने और केसरिया पाग बांधे मेहमानों और मुखियों का आदर सत्कार कर रहे थे। उसी वक्त एक मोटर सिंहद्वार के सामने आकर रुकी और उसमें से 3 महानुभाव उतरे। वो जो खद्दर का कुर्ता और चप्पल पहने हुए हैं, उनका नाम पिंडत ओंकारनाथ है। आप दैनिक पत्र बिजली के यशस्वी संपादक हैं, जिन्हें देशचिंता ने घुला डाला है। दूसरे महाशय जो कोट पैंट में है, वो है तो वकील, पर वकालत न चलने के कारण एक बीमा कंपनी की दलाली करते हैं और ताल्लुकेदारों को महाजनों और बैंकों से कर्ज दिलाने में वकालत से कहीं ज्यादा कमाई करते हैं। इनका नाम है श्याम बिहारी तंखा। और तीसरे सज्जन जो रेशमी अचकन और तंग पाजामा पहने हुए हैं, मिस्टर बी मेहता, यूनिवर्सिटी में दर्शन शास्त्र के अध्यापक है। ये तीनों सज्जन राय साहब के सहपाठियों में हैं और शगुन के उत्सव में निमंत्रित हुए हैं। आज सारे इलाके के असामी आएंगे और शगुन के रुपए भेंट करेंगे। रात को धनुष यज्ञ होगा और मेहमानों की दावत होगी। होरी ने 5 रुपए शगुन के दे दिए हैं और एक गुलाबी मिर्जी पहने, गुलाबी पगड़ी बांधे, घुटने तक कछनी काछे, हाथ में एक खुरपी लिए और मुख पर पाउडर लगवाए राजा जनक का माली बन गया है और गरूर से इतना फूल उठा है मानो ये सारा उत्सव उसी के पुरुषार्थ से हो रहा है। राय साहब ने मेहमानों का स्वागत किया। दोहरे बदन के ऊंचे आदमी थे, गठा हुआ शरीर, तेजस्वी चेहरा, ऊंचा माथा, गोरा रंग, जिस पर शर्बती रेशमी चादर खूब खिल रही थी। पिंडत ओंकारनाथ ने पूछा, अब की कौन सा नाटक खेलने का विचार है? मेरे रस की तो यहां वही वस्तु है। राय साहब ने तीनों सज्जनों को अपनी रावटी के सामने कुसरियों पर बैठाते हुए कहा, पहले तो धनुष यज्ञ होगा, उसके बाद एक प्रहसन। नाटक कोई अच्छा न मिला, कोई तो इतना लंबा कि शायद 5 घंटों में भी खत्म न हो, और कोई इतना क्लिष्ट कि शायद यहां एक व्यक्ति भी उसका अर्थ न समझे। आखिर मैंने स्वयं एक प्रहसन लिख डाला जो 2 घंटों में पूरा हो जाएगा। ओंकारनाथ को राय साहब की रचना शक्ति में बहुत संदेह था। उनका ख्याल था कि प्रतिभा तो गरीबी ही में चमकती है दीपक की भांति, जो अंधेरे ही में अपना प्रकाश दिखाता है। उपेक्षा के साथ, जिसे छिपाने की भी उन्होंने चेष्टा नहीं की, पंडित ओंकारनाथ ने मुंह फेर लिया। मिस्टर तंखा इन बेमतलब की बातों में न पड़ना चाहते थे, फिर भी राय साहब को दिखा देना चाहते थे कि इस विषय में उन्हें कुछ बोलने का अधिकार है। बोले, नाटक कोई भी अच्छा हो सकता है अगर उसके अभिनेता अच्छे हों। अच्छा से अच्छा नाटक बुरे अभिनेताओं के हाथ में पड़कर बुरा हो सकता है। जब तक स्टेज पर शिक्षित अभिनेत्रियां नहीं आती, हमारी नाट्य कला का उद्धार नहीं हो सकता। अब की तो आपने काउंसिल में प्रश्नों की धूम मचा दी। मैं तो दावे के साथ कह सकता हूं कि किसी मेंबर का रिकॉर्ड इतना शानदार नहीं है। दर्शन के अध्यापक मिस्टर मेहता इस प्रशंसा को सहन न कर सकते थे। विरोध तो करना चाहते थे, पर सिद्धांत की आड़ में। उन्होंने हाल ही में एक पुस्तक कई साल के परिश्रम से लिखी थी। उसकी जितनी धूम होनी चाहिए थी, उसकी शतांश भी नहीं हुई थी। इससे बहुत दुखी थे। बोले, भाई, मैं प्रश्नों का कायल नहीं। मैं चाहता हूं हमारा जीवन हमारे सिद्धांतों के अनुकूल हो। आप कृषकों के शुभेच्छु हैं, उन्हें तरह तरह की रियायत देना चाहते हैं, जमींदारों के अधिकार छीन लेना चाहते हैं। बिल्क उन्हें आप समाज का शाप कहते हैं, फिर भी आप जमींदार हैं। वैसे ही जमींदार जैसे हजारों और जमींदार हैं। अगर आपकी धारणा है कि कृषकों के साथ रियायत होनी चाहिए, तो पहले आप खुद शुरू करें। काश्तकारों को बगैर नजराने लिए पट्टे लिख दें, बेगार बंद कर दें,
इजाफा लगान को तिलांजलि दे दे, चरावर जमीन छोड़ दे। मुझे उन लोगों से जरा भी हमदर्द नहीं है जो बातें तो करते हैं कम्युनिस्टों की सी, मगर जीवन है रईसों का सा, उतना ही विलासमय, उतना ही स्वार्थ से भरा हुआ। राय साहब को आघात पहुंचा। वकील साहब के माथे पर बल पड़ गए और संपादक जी के मुंह में जैसे कालिख लग गई। वो खुद समिष्टवाद के पुजारी थे, पर सीधे घर में आग न लगाना चाहते थे। तनखा ने राय साहब की वकालत की, मैं समझता हूं। राय साहब का अपने असामियों के साथ जितना अच्छा व्यवहार है, अगर सभी जमींदार वैसे ही हो जाए तो ये प्रश्न ही न रहे। मेहता ने हथौड़े की दूसरी चोट जमाई, मानता हूं। आपका अपने असामियों के साथ बहुत अच्छा बर्ताव है, मगर प्रश्न ये है कि उसमें स्वार्थ है या नहीं। इसका एक कारण क्या ये नहीं हो सकता कि मध्यम आंच में भोजन स्वादिष्ट पकता है? गुड़ से मारने वाला जहर से मारने वाले की अपेक्षा कहीं सफल हो सकता है। मैं तो केवल इतना जानता हूं, हम या तो साम्यवादी है या नहीं है तो उसका व्यवहार करें, नहीं है तो बकना छोड़ दे। मैं नकली जिंदगी का विरोधी हूं। अगर मांस खाना अच्छा समझते हो तो खुलकर खाओ, बुरा समझते हो तो मत खाओ। ये तो मेरी समझ में आता है, लेकिन अच्छा समझना और छिपकर खाना, ये मेरी समझ में नहीं आता। मैं तो इसे कायरता भी कहता हूं, और धूर्तता भी, जो वास्तव में एक है। राय साहब सभाचतुर आदमी थे। अपमान और आघात को धैर्य और उदारता से सहने का उन्हें अभ्यास था। कुछ असमंजस में पड़े हुए बोले, आपका विचार बिल्कुल ठीक है मेहता जी। आप जानते हैं मैं आपकी साफगोई का कितना आदर करता हूं, लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि अन्य यात्राओं की भांति विचारों की यात्रा में भी पड़ाव होते हैं, और आप एक पड़ाव को छोड़कर दूसरे पड़ाव तक नहीं जा सकते। मानव जीवन का इतिहास इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। मैं उस वातावरण में पला हूं जहां राजा ईश्वर है और जमींदार ईश्वर का मंत्री। मेरे स्वर्गवासी पिता असामियों पर इतनी दया करते थे कि पाले या सूखे में कभी आधा और कभी पूरा लगान माफ कर देते थे। अपने बखार से अनाज निकालकर असामियों को खिला देते थे। घर के गहने बेचकर कन्याओं के विवाह में मदद देते थे। मगर उसी वक्त तक, जब तक प्रजा उनको सरकार और धमारतार कहती रहे, उन्हें अपना देवता समझकर उनकी पूजा करती रहे। प्रजा का पालन उनका सनातन धर्म था, लेकिन अधिकार के नाम पर वो कौड़ी का एक दांत भी फोड़कर देना न चाहते थे। मैं उसी वातावरण में पला हूं, और मुझे गर्व है कि मैं व्यवहार में चाहे जो कुछ करूं, विचारों में उनसे आगे बढ़ गया हूं, और ये मानने लग गया हूं कि जब तक किसानों को ये रियायतें अधिकार के रूप में न मिलेंगी, केवल सद्भावना के आधार पर उनकी दशा सुधर नहीं सकती। स्वेच्छा अगर अपना स्वार्थ छोड़ दे तो अपवाद है। मैं खुद सद्भावना करते हुए भी स्वार्थ नहीं छोड़ सकता, और चाहता हूं कि हमारे वर्ग को शासन और नीति के बल से अपना स्वार्थ छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया जाए। इसे आप कायरता कहेंगे, मैं इसे विवशता कहता हूं। मैं इसे स्वीकार करता हूं कि किसी को भी दूसरे के श्रम पर मोटे होने का अधिकार नहीं है। उपजीवी होना घोर लज्जा की बात है। कर्म करना प्राणी मात्र का धर्म है। समाज की ऐसी व्यवस्था जिसमें कुछ लोग मौज करें और अधिक लोग पीसें और खपे, कभी सुखद नहीं हो सकती। पूंजी और शिक्षा, जिसे मैं पूंजी ही का एक रूप समझता हूं, इनका किला जितनी जल्द टूट जाए उतना ही अच्छा है। जिन्हें पेट की रोटी मयस्सर नहीं, उनके अफसर और नियोजक 10-10, 5-5 हजार फटकारें। ये हास्यास्पद है और लज्जास्पद भी। इस व्यवस्था ने हम जमींदारों में कितनी विलासिता, कितना दुराचार, कितनी पराधीनता और कितनी निर्लज्जता भर दी है, ये मैं खूब जानता हूं। लेकिन मैं इन कारणों से इस व्यवस्था का विरोध नहीं करता। मेरा तो ये कहना है कि अपने स्वार्थ की दृष्टि से भी इसका अनुमोदन नहीं किया जा सकता। इस शान को निभाने के लिए हमें अपनी आत्मा की इतनी हत्या करनी पड़ती है कि हमें आत्माभिमान का नाम भी नहीं रहा। हम अपने असामियों को लूटने के लिए मजबूर हैं। अगर अफसरों को कीमती कीमती डालियां न दें तो बागी समझे जाए, शान से न रहें तो कंजूस कहलाएं। प्रगति की जरा सी आहट पाते ही
हम कांप उठते हैं और अफसरों के पास फरियाद लेकर दौड़ते हैं कि हमारी रक्षा कीजिए। हमें अपने ऊपर विश्वास नहीं रहा, न पुरुषार्थ ही रह गया। बस हमारी दशा उन बच्चों की सी है जिन्हें चम्मच से दूध पिलाकर पाला जाता है, बाहर से मोटे, अंदर से दुर्बल, सत्वहीन और मोहताज। मेहता ने ताली बजाकर कहा, हियर हियर। आपकी ज़बान में जितनी बुद्धि है, काश उसकी आधी भी मस्तिष्क में होती। खेद यही है कि सब कुछ समझते हुए भी आप अपने विचारों को व्यवहार में नहीं लाते। ओंकारनाथ बोले, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता मिस्टर मेहता। हमें समय के साथ चलना भी है और उसे अपने साथ चलाना भी। बुरे कामों में ही सहयोग की जरूरत नहीं होती, अच्छे कामों के लिए भी सहयोग उतना ही जरूरी है। आप ही क्यों 800 रुपए महीने हड़पते हैं, जब आपके करोड़ों भाई केवल 8 रुपए में अपना निर्वाह कर रहे हैं? राय साहब ने ऊपरी खेद लेकिन भीतरी संतोष से संपादक जी को देखा और बोले, व्यक्तिगत बातों पर आलोचना न कीजिए संपादक जी, हम यहां समाज की व्यवस्था पर विचार कर रहे हैं। मिस्टर मेहता उसी ठंडे मन से बोले, नहीं, मैं इसे बुरा नहीं समझता। समाज व्यक्ति ही से बनता है और व्यक्ति को भूलकर हम किसी व्यवस्था पर विचार नहीं कर सकते। मैं इसलिए इतना वेतन लेता हूं कि मेरा इस व्यवस्था पर विश्वास नहीं है। संपादक जी को अचंभा हुआ, अच्छा, तो आप वर्तमान व्यवस्था के समर्थक हैं? मैं इस सिद्धांत का समर्थक हूं कि संसार में छोटे बड़े हमेशा रहेंगे और उन्हें हमेशा रहना चाहिए। इसे मिटाने की चेष्टा करना मानव जाति के सर्वनाश का कारण होगा। कुश्ती का जोड़ बदल गया। राय साहब किनारे खड़े हो गए। संपादक जी मैदान में उतरे, आप इस 20वीं शताब्दी में भी ऊंच नीच का भेद मानते हैं? जी हां, मानता हूं और बड़े जोरों से मानता हूं। जिस मत के आप समर्थक हैं वो भी तो कोई नई चीज नहीं। जब से मनुष्य में ममत्व का विकास हुआ तभी उस मत का जन्म हुआ। बुद्ध और प्लेटो और ईसा सभी समाज में समता के प्रवर्तक थे। यूनानी और रोमन और सीरियाई सभी सभ्यताओं ने उसकी परीक्षा की, पर अप्राकृतिक होने के कारण कभी वो स्थायी न बन सकी। आपकी बातें सुनकर मुझे आश्चर्य हो रहा है। आश्चर्य अज्ञान का दूसरा नाम है। मैं आपका कृतज्ञ हूं। अगर आप इस विषय पर कोई लेखमाला शुरू कर दें। जी, मैं इतना अहमक नहीं हूं। अच्छी रकम दिलवाइए तो अलबत्ता। आपने सिद्धांत ही ऐसा लिया है कि खुले खजाने पब्लिक को लूट सकते हैं। मुझ में और आप में अंतर इतना ही है कि मैं जो कुछ मानता हूं उस पर चलता हूं। आप लोग मानते कुछ है, करते कुछ है। धन को आप किसी अन्याय से बराबर फैला सकते हैं, लेकिन बुद्धि को, चरित्र को और रूप को, प्रतिभा को और बल को बराबर फैलाना तो आपकी शक्ति के बाहर है। छोटे बड़े का भेद केवल धन से ही तो नहीं होता। मैंने बड़े बड़े धन कुबेरों को भिक्षुकों के सामने घुटने टेकते देखा है और आपने भी देखा होगा। रूप के चौखट पर बड़े बड़े महीप नाक रगड़ते हैं। क्या ये सामाजिक विषमता नहीं है? आप रूप की मिसाल देंगे। वहां इसके सिवाय और क्या है कि मिल के मालिक ने राज कर्मचारी का रूप ले लिया है। बुद्धि तब भी राज करती थी, अब भी करती है और हमेशा करेगी। तश्तरी में पान आ गए थे। राय साहब ने मेहमानों को पान और इलायची देते हुए कहा, बुद्धि अगर स्वार्थ से मुक्त हो तो हमें उसकी प्रभुता मानने में कोई आपत्ति नहीं। समाजवाद का यही आदर्श है। हम साधु महात्माओं के सामने इसीलिए सिर झुकाते हैं कि उनमें त्याग का बल है। इसी तरह हम बुद्धि के हाथ में अधिकार भी देना चाहते हैं, सम्मान भी, नेतृत्व भी, लेकिन संपत्ति किसी तरह नहीं। बुद्धि का अधिकार और सम्मान व्यक्ति के साथ चला जाता है, लेकिन उसकी संपत्ति विष बोने के लिए उसके बाद और भी प्रबल हो जाती है। बुद्धि के बगैर किसी समाज का संचालन नहीं हो सकता। हम केवल इस बिच्छू का डंक तोड़ देना चाहते हैं। दूसरी मोटर आ पहुंची और मिस्टर खन्ना उतरे, जो एक बैंक के मैनेजर और शक्कर मिल के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। 2 देवियां भी उनके साथ थी। राय साहब ने दोनों देवियों को उतारा। वो जो खद्दर की साड़ी पहने बहुत गंभीर और विचारशील सी है। मिस्टर खन्ना की पत्नी कामिनी खन्ना है। दूसरी महिला
जो ऊंची एड़ी का जूता पहने हुए हैं और जिनकी मुख छवि पर हंसी फूटी पड़ती है, मिस मालती है। आप इंग्लैंड से डॉक्टरी पढ़ आई है और अब प्रैक्टिस करती है। तालुकेदारों के महलों में उनका बहुत प्रवेश है। आप नवयुग की साक्षात प्रतिमा है। गात कोमल, पर चपलता कूट कूट कर भरी हुई। झिझक या संकोच का कहीं नाम नहीं। मेकअप में प्रवीण, बला की हाजिर जवाब, पुरुषमनो विज्ञान की अच्छी जानकार, आमोद प्रमोद को जीवन का तत्व समझने वाली, लुभाने और रिझाने की कला में निपुण। जहां आत्मा का स्थान है वहां प्रदर्शन, जहां हृदय का स्थान है वहां हाव भाव, मनोद्गारों पर कठोर निग्रह, जिसमें इच्छा या अभिलाषा का लोपसा हो गया। आपने मिस्टर मेहता से हाथ मिलाते हुए कहा, सच कहती हूं। आप सूरत से ही फिलासफर मालूम होते हैं। इस नई रचना में तो आपने आत्मवादियों को उधेड़ कर रख दिया। पढ़ते पढ़ते कई बार मेरे जी में ऐसा आया कि आपसे लड़ जाऊं। फिलासफरों में सहृदयता क्यों गायब हो जाती है? मेहता झेम गए, बिना ब्याहे थे और नवयुग की रमणियों से पनाह मांगते थे। पुरुषों की मंडली में खूब चहकते थे, मगर ज्यों ही कोई महिला आई और आपकी जुबान बंद हुई, जैसे बुद्धि पर ताला लग जाता था। स्त्रियों से शिष्ट व्यवहार तक करने की सुधि न रहती थी। मिस्टर खन्ना ने पूछा, फिलासफरों की सूरत में क्या खास बात होती है देवी जी? मालती ने मेहता की ओर दयाभाव से देखकर कहा, मिस्टर मेहता बुरा न माने तो बतला दूं। खन्ना मिस मालती के उपासकों में थे। जहां मिस मालती जाए वहां खन्ना का पहुंचना लाजिम था। उनके आसपास भौंरे की तरह मंडराते रहते थे। हर समय उनकी यही इच्छा रहती थी कि मालती से अधिक वही बोले, उनकी निगाह अधिक से अधिक उन्हीं पर रहे। खन्ना ने आंख मारकर कहा, फिलासफर किसी की बात का बुरा नहीं मानते, उनकी यही सिफत है। तो सुनिए, फिलासफर हमेशा मुर्दादिल होते हैं। जब देखिए अपने विचारों में मगन बैठे हैं, आपकी तरफ ताकेंगे मगर आपको देखेंगे नहीं। आप उनसे बातें किए जाए, कुछ सुनेंगे नहीं, जैसे शून्य में उड़ रहे हों। सब लोगों ने खखा मारा। मिस्टर मेहता जैसे जमीन में गड़ गए। ऑक्सफोर्ड में मेरे फिलॉसफी के प्रोफेसर मिस्टर हसबैंड थे। खन्ना ने टोका, नाम तो निराला है। जी हां, और थे क्वारे। मिस्टर मेहता भी तो क्वारे हैं। ये रोग सभी फिलासफरों को होता है। अब मेहता को अवसर मिला। बोले, आप भी तो इसी मरज में गिरफ्तार हैं। मैंने प्रतिज्ञा की है किसी फिलासफर से शादी करूंगी, और ये वर्ग शादी के नाम से घबराता है। हस्बैंड साहब तो स्त्री को देखकर घर में छिप जाते थे। उनके शिष्यों में कई लड़कियां थी। अगर उनमें से कोई कभी कुछ पूछने के लिए उनके ऑफिस में चली जाती थी तो आप ऐसे घबरा जाते जैसे कोई शेर आ गया हो। हम लोग उन्हें खूब छेड़ा करते थे, मगर थे बेचारे सरल हृदय। कई हजार की आमदनी थी, पर मैंने उन्हें हमेशा एक ही सूट पहने देखा। उनकी एक विधवा बहन थी, वही उनके घर का सारा प्रबंध करती थी। मिस्टर हस्बैंड को तो खाने की फिक्र ही न रहती थी। मिलने वालों के डर से अपने कमरे का द्वार बंद करके लिखा पढ़ी करते थे। भोजन का समय आ जाता तो उनकी बहन आहिस्ता से भीतर के द्वार से उनके पास जाकर किताब बंद कर देती थी। तब उन्हें मालूम होता कि खाने का समय हो गया। रात को भी भोजन का समय बंधा हुआ था। उनकी बहन कमरे की बत्ती बुझा दिया करती थी। एक दिन बहन ने किताब बंद करना चाहा तो आपने पुस्तक को दोनों हाथों से दबा लिया और बहन भाई में जोर आजमाई होने लगी। आखिर बहन उनकी पहिएदार कुर्सी को खींचकर भोजन के कमरे में लाई। राय साहब बोले, मगर मेहता साहब तो बड़े खुशमिजाज और मिलनसार हैं, नहीं इस हंगामे में क्यों आते? तो आप फिलासफर न होंगे। जब अपनी चिंताओं से हमारे सिर में दर्द होने लगता है तो विश्व की चिंता सिर पर लाद कर कोई कैसे प्रसन्न रह सकता है? उधर संपादक जी श्रीमती खन्ना से अपनी आर्थिक कठिनाइयों की कथा कह रहे थे। बस यूं समझिए श्रीमती जी कि संपादक का जीवन एक दीर्घ विलाप है, जिसे सुनकर लोग दया करने के बदले कानों पर हाथ रख लेते हैं। बेचारा न अपना उपकार कर सके न औरों का। पब्लिक उससे आशा तो ये रखती है कि हर एक आंदोलन में वो सबसे आगे रहे, जेल जाए, मार खाए,
घर के मालसबाब की कुर्की कराए, ये उसका धर्म समझा जाता है। लेकिन उसकी कठिनाइयों की ओर किसी का ध्यान नहीं। हो तो वो सब कुछ। उसे हर एक विद्या, हर एक कला में पारंगत होना चाहिए, लेकिन उसे जीवित रहने का अधिकार नहीं। आप तो आजकल कुछ लिखती ही नहीं। आपकी सेवा करने का जो थोड़ा सा सौभाग्य मुझे मिल सकता है, उससे क्यों मुझे वंचित रखती है? मिसेस खन्ना को कविता लिखने का शौक था। इस नाते से संपादक जी कभी कभी उनसे मिल आया करते थे, लेकिन घर के कामधंधों में व्यस्त रहने के कारण इधर बहुत दिनों से कुछ लिख नहीं सकी थी। सच बात तो यह है कि संपादक जी ने ही उन्हें प्रोत्साहित करके कवि बनाया था। सच्ची प्रतिभा उनमें बहुत कम थी। क्या लिखूं, कुछ सूझता ही नहीं। आपने कभी मिस मालती से कुछ लिखने को नहीं कहा? संपादक जी उपेक्षा भाव से बोले, उनका समय मूल्यवान है कामिनी देवी। लिखते तो वो लोग हैं जिनके अंदर कुछ दर्द है, अनुराग है, लगन है, विचार है। जिन्होंने धन और भोग विलास को जीवन का लक्ष्य बना लिया, वो क्या लिखेंगे? कामिनी ने ईर्ष्या मिश्रित विनोद से कहा, अगर आप उनसे कुछ लिखा सकें तो आपका प्रचार दुगना हो जाए। लखनऊ में तो ऐसा कोई रसिक नहीं है जो आपका ग्राहक न बन जाए। अगर धन मेरे जीवन का आदर्श होता तो आज मैं इस दशा में न होता। मुझे भी धन कमाने की कला आती है। आज चाहूं तो लाखों कमा सकता हूं, लेकिन यहां तो धन को कभी कुछ समझा ही नहीं। साहित्य की सेवा अपने जीवन का ध्येय है और रहेगा। कम से कम मेरा नाम तो ग्राहकों में लिखवा दीजिए। आपका नाम ग्राहकों में नहीं, संरक्षकों में लिखूंगा। संरक्षकों में रानियों महारानियों को रखिए, जिनकी थोड़ी सी खुशामद करके आप अपने पत्र को लाभ की चीज बना सकते हैं। मेरी रानी महारानी आप है। मैं तो आपके सामने किसी रानी महारानी की हकीकत नहीं समझता। जिसमें दया और विवेक है, वही मेरी रानी है। खुशामद से मुझे घृणा है। कामिनी ने चुटकी ली, लेकिन मेरी खुशामद तो आप कर रहे हैं संपादक जी। संपादक जी ने गंभीर होकर श्रद्धापूर्ण स्वर में कहा, यह खुशामद नहीं है देवी जी, हृदय के सच्चे उद्गार है। राय साहब ने पुकारा, संपादक जी जरा इधर आइएगा। मिस मालती आपसे कुछ कहना चाहती है। संपादक जी की वो सारी अकड़ गायब हो गई। नम्रता और विनय की मूर्त बने हुए आकर खड़े हो गए। मालती ने उन्हें सदै नेत्रों से देखकर कहा, मैं अभी कह रही थी कि दुनिया में मुझे सबसे ज्यादा डर संपादकों से लगता है। आप लोग जिसे चाहें एक क्षण में बिगाड़ दे। मुझी से चीफ सेक्रेटरी साहब ने एक बार कहा, अगर मैं इस ब्लडी ओंकारनाथ को जेल में बंद कर सकूं तो अपने को भाग्यवान समझूं। ओंकारनाथ की बड़ी बड़ी मूंछें खड़ी हो गई। आंखों में गर्व की ज्योति चमक उठी। वो बहुत ही शांत प्रकृति के आदमी थे, लेकिन ललकार सुनकर उनका पुरुषत्व उत्तेजित हो जाता था। दृढ़ता भरे स्वर में बोले, इस कृपा के लिए आपका कृतज्ञ हूं। उस बज़्म में अपना जिक्र तो आता है, चाहे किसी तरह आए। आप सेक्रेटरी महोदय से कह दीजिएगा कि ओंकारनाथ उन आदमियों में नहीं है जो इन धमकियों से डर जाए। उसकी क्लम उसी वक्त विश्राम लेगी जब उसकी जीवन यात्रा समाप्त हो जाएगी। उसने अनीति और स्वेच्छाचार को जड़ से खोदकर फेंक देने का जिम्मा लिया है। मिस मालती ने और उकसाया, मगर मेरी समझ में आपकी ये नीति नहीं आती कि जब आप मामूली शिष्टाचार से अधिकारियों का सहयोग प्राप्त कर सकते हैं तो क्यों उनसे कन्नी काटते हैं? अगर आप अपनी आलोचनाओं में आग और विष जरा कम दे तो मैं वादा करती हूं कि आपको गवर्नमेंट से काफी मदद दिला सकती हूं। जनता को तो आपने देख लिया, उससे अपील की, उसकी खुशामद की, अपनी कठिनाइयों की कथा कही, मगर कोई नतीजा न निकला। अब जरा अधिकारियों को भी आजमा देखिए। तीसरे महीने आप मोटर पर न निकलने लगे और सरकारी दावतों में निमंत्रित न होने लगे तो मुझे जितना चाहे कोसिएगा। तब यही रईस और नेशनलिस्ट जो आपकी परवाह नहीं करते आपके द्वार के चक्कर लगाएंगे। ओंकारनाथ अभिमान के साथ बोले, यही तो मैं नहीं कर सकता देवी जी। मैंने अपने सिद्धांतों को सदैव ऊंचा और पवित्र रखा है और जीते जी उनकी रक्षा करूंगा। दौलत के पुजारी तो गली-गली मिलेंगे, मैं सिद्धांत के पुजारियों में हूं। मैं इसे दम्भ कहती हूं।
आपकी इच्छा, धन की आपको परवाह नहीं है, सिद्धांतों का खून करके नहीं। तो आपके पत्र में विदेशी वस्तुओं के विज्ञापन क्यों होते हैं? मैंने किसी भी दूसरे पत्र में इतने विदेशी विज्ञापन नहीं देखे। आप बनते तो हैं आदर्शवादी और सिद्धांतवादी, पर अपने फायदे के लिए देश का धन विदेश भेजते हुए आपको जरा भी खेद नहीं होता? आप किसी तकर से इस नीति का समर्थन नहीं कर सकते। ओंकारनाथ के पास सचमुच कोई जवाब न था। उन्हें बगले झांकते देखकर राय साहब ने उनकी हिमायत की। तो आखिर आप क्या चाहती हैं? इधर से भी मारे जाए, उधर से भी मारे जाए, तो पत्र कैसे चले? मिस मालती ने दया करना न सीखा था। फिर पत्र नहीं चलता तो बंद कीजिए। अपना पत्र चलाने के लिए आपको विदेशी वस्तुओं के प्रचार का कोई अधिकार नहीं। अगर आप मजबूर हैं तो सिद्धांत का ढोंग छोड़िए। मैं तो सिद्धांतवादी पत्रों को देखकर जल उठती हूं। जी चाहता है दिया स्लाई दिखा दूं। जो व्यक्ति कर्म और वचन में सामंजस्य नहीं रख सकता, वो और चाहे जो कुछ हो सिद्धांतवादी नहीं है। मेहता खिल उठे। थोड़ी देर पहले उन्होंने खुद इसी विचार का प्रतिपादन किया था। उन्हें मालूम हुआ कि इस रमणी में विचार की शक्ति भी है, केवल तितली नहीं। संकोच जाता रहा। यही बात अभी मैं कह रहा था। विचार और व्यवहार में सामंजस्य का न होना ही धूर्तता है, मक्कारी है। मिस मालती प्रसन्न मुख से बोली, तो इस विषय में आप और मैं एक हैं, और मैं भी फिलासफर होने का दावा कर सकती हूं। खन्ना की जीभ में खुजली हो रही थी। बोले, आपका एक एक अंग फिलासफी में डूबा हुआ है। मालती ने उनकी लगाम खींची। अच्छा, आपको भी फिलासफी में दखल है। मैं तो समझती थी आप बहुत पहले अपनी फिलासफी को गंगा में डुबो बैठे। नहीं, आप इतने बैंकों और कंपनियों के डायरेक्टर न होते। राय साहब ने खन्ना को संभाला। तो क्या आप समझती हैं कि फिलासफरों को हमेशा फाकेमस्त रहना चाहिए? जी हां, फिलासफर अगर मुंह पर विजय न पा सके तो फिलासफर कैसा? इस लिहाज से तो शायद मिस्टर मेहता भी फिलासफर न ठहरें। मेहता ने जैसे आस्तीन चढ़ाकर कहा, मैंने तो कभी ये दावा नहीं किया राय साहब। मैं तो इतना ही जानता हूं कि जिन औजारों से लोहार काम करता है, उन्हीं औजारों से सोनार नहीं करता। क्या आप चाहते हैं आम भी उसी दशा में फलें फूलें जिसमें बबूल या तार? मेरे लिए धन केवल उन सुविधाओं का नाम है जिनमें मैं अपना जीवन सार्थक कर सकूं। धन मेरे लिए बढ़ने और फलने फूलने वाली चीज नहीं, केवल साधन है। मुझे धन की बिल्कुल इच्छा नहीं। आप वो साधन जुटा दें जिसमें मैं अपने जीवन का उपयोग कर सकूं। ओंकारनाथ समिष्टवादी थे। व्यक्ति की इस प्रधानता को कैसे स्वीकार करते? इसी तरह हर एक मजदूर कह सकता है कि उसे काम करने की सुविधाओं के लिए 1000 महीने की जरूरत है। अगर आप समझते हैं कि उस मजदूर के बगैर आपका काम नहीं चल सकता, तो आपको वो सुविधाएं देनी पड़ेंगी। अगर वही काम दूसरा मजदूर थोड़ी सी मजदूरी में कर दे, तो कोई वजह नहीं कि आप पहले मजदूर की खुशामद करें। अगर मजदूरों के हाथ में अधिकार होता, तो मजदूरों के लिए स्त्री और शराब भी उतनी ही जरूरी सुविधा हो जाती जितनी फिलासफरों के लिए। तो आप विश्वास मानिए, मैं उनसे ईर्ष्या न करता। जब आपका जीवन सार्थक करने के लिए स्त्री इतनी आवश्यक है, तो आप शादी क्यों नहीं कर लेते? मेहता ने निस्संकोच भाव से कहा, इसीलिए कि मैं समझता हूं मुक्त भोग आत्मा के विकास में बाधक नहीं होता। विवाह तो आत्मा को और जीवन को पिंजरे में बंद कर देता है। खन्ना ने इसका समर्थन किया। बंधन और निग्रह पुरानी थ्योरिया है, नई थ्योरी है मुक्त भोग। मालती ने चोटी पकड़ी। तो अब मिसेस खन्ना को तलाक के लिए तैयार रहना चाहिए। तलाक का बिल पास तो हो, शायद उसका पहला उपयोग आप ही करेंगे। कामिनी ने मालती की ओर विषभरी आंखों से देखा और मुंह सिकोड़ लिया, मानो कह रही है, खन्ना तुम्हें मुबारक रहें, मुझे परवाह नहीं। मालती ने मेहता की तरफ देखकर कहा, इस विषय में आपके क्या विचार हैं मिस्टर मेहता? मेहता गंभीर हो गए। वो किसी प्रश्न पर अपना मत प्रकट करते थे तो जैसे अपनी सारी आत्मा उसमें डाल देते थे। विवाह को मैं सामाजिक समझौता समझता हूं, और उसे तोड़ने का अधिकार न पुरुष को है न स्त्री को। समझौता करने के पहले आप स्वाधीन हैं।
समझौता हो जाने के बाद आपके हाथ कट जाते हैं तो आप तलाक के विरोधी हैं। क्यों? पक्का। और मुक्त भोग वाला सिद्धांत, वो उनके लिए है जो विवाह नहीं करना चाहते। अपनी आत्मा का संपूर्ण विकास सभी चाहते हैं। फिर विवाह कौन करे और क्यों करे? इसीलिए कि मुक्ति सभी चाहते हैं, पर ऐसे बहुत कम हैं जो लोभ से अपना गला छुड़ा सके। आप श्रेष्ठ किसे समझते हैं, विवाहित जीवन को या अविवाहित जीवन को? समाज की दृष्टि से विवाहित जीवन को, व्यक्ति की दृष्टि से अविवाहित जीवन को। धनुष यज्ञ का अभिनय निकट था। 10 से 1 तक धनुष यज्ञ, 1 से 3 तक प्रहसन, ये प्रोग्राम था। भोजन की तैयारी शुरू हो गई। मेहमानों के लिए बंगले में रहने का अलग अलग प्रबंध था। खन्ना परिवार के लिए 2 कमरे रखे गए थे और भी कितने ही मेहमान आ गए थे। सभी अपने अपने कमरों में गए और कपड़े बदल बदल कर भोजनालय में जमा हो गए। यहां छूतछात का कोई भेद न था। सभी जातियों और वर्णों के लोग साथ भोजन करने बैठे। केवल संपादक ओंकारनाथ सबसे अलग अपने कमरे में फलाहार करने गए और कामिनी खन्ना को सिर दर्द हो रहा था। उन्होंने भोजन करने से इनकार किया। भोजनालय में मेहमानों की संख्या 25 से कम न थी। शराब भी थी और मांस भी। इस उत्सव के लिए राय साहब अच्छी किस्म की शराब खास तौर पर खिंचवाते थे। खींची जाती थी दवा के नाम से, पर होती थी खालिश शराब। मांस भी कई तरह के पकते थे, कोफ्ते, कबाब और पुलाव। मुर्ग, मुगिरिया, बकरा, हिरन, तीतर, मोर, जिसे जो पसंद हो वो खाए। भोजन शुरू हो गया तो मिस मालती ने पूछा, संपादक जी कहाँ रह गए? किसी को भेजो राय साहब, उन्हें पकड़ लाए। राय साहब ने कहा वो वैष्णव है, उन्हें यहां बुलाकर क्यों बेचारे का धर्म नष्ट करोगी? बड़ा ही आचारनिष्ठ आदमी है। अजी और कुछ न सही, तमाशा तो रहेगा। सहसा एक सज्जन को देखकर उसने पुकारा, आप भी तशरीफ रखते हैं मिर्जा खुर्शेद, ये काम आपके सुपुर्द। आपकी लियाकत की परीक्षा हो जाएगी। मिर्जा खुर्शेद गोरेचिट्टे आदमी थे। भूरी भूरी मूछें, नीली आंखें, दोहरी देह, चांद के बाल सफाचट, छकलियां अचकन और चूड़ीदार पाजामा पहने थे। ऊपर से हैट लगा लेते थे। वोटिंग के समय चौंक पड़ते थे और नेशन लिस्टों की तरफ वोट देते थे। सूफी मुसलमान थे, 2 बार हज कराए थे, मगर शराब खूब पीते थे। कहते थे, जब हम खुदा का एक हुक्म भी कभी नहीं मानते तो दीन के लिए क्यों जान दे। बड़े दिलगीबाज, बेफिक्रे जीव थे। पहले बसरे में ठीके का कारोबार करते थे। लाखों कमाए, मगर शामत आई कि एक मेम से आशनाएं कर बैठे। मुकदमेबाजी हुई, जेल जाते जाते बचे। 24 घंटे के अंदर मुल्क से निकल जाने का हुक्म हुआ। जो कुछ जहां था वही छोड़ा और सिर्फ 50,000 लेकर भाग खड़े हुए। बंबई में उनके एजेंट थे। सोचा था उनसे हिसाब किताब कर लें और जो कुछ निकलेगा उसी में जिंदगी काट देंगे, मगर एजेंटों ने जाल करके उनसे वो 50,000 भी ऐंठ लिए। निराश होकर वहां से लखनऊ चले। गाड़ी में एक महात्मा से साक्षात हुआ। महात्मा जी ने उन्हें सब्ज बाग दिखाकर उनकी घड़ी, अंगूठिया, रुपए सब उड़ा लिए। बेचारे लखनऊ पहुंचे तो देह के कपड़ों के सिवा और कुछ न था। राय साहब से पुरानी मुलाकात थी। कुछ उनकी मदद से और कुछ अन्य मित्रों की मदद से एक जूते की दुकान खोल ली। वो अब लखनऊ की सबसे चलती हुई जूते की दुकान थी। 400-500 रोज की बिक्री थी। जनता को उन पर थोड़े ही दिनों में इतना विश्वास हो गया कि एक बड़े भारी मुस्लिम ताल्लुकेदार को नीचा दिखाकर कौंसिल में पहुंच गए। अपनी जगह पर बैठे बैठे बोले, जी नहीं, मैं किसी का दीन नहीं बिगाड़ता। ये काम आपको खुद करना चाहिए। मजा तो जब है कि आप उन्हें शराब पिलाकर छोड़े। ये आपके हुस्न के जादू की आजमाइश है। चारों तरफ से आवाजें आईं, मिस मालती, आज अपना कमाल दिखाइए। मालती ने मिर्जा को ललकारा, कुछ इनाम दोगे? 100 रुपए की एक थैली। हुश, 100 रुपए, लाख रुपए का धर्म बिगाड़ू 100 के लिए। अच्छा, आप खुद अपनी फीस बताइए। 1,000,
कौड़ी कम नहीं। अच्छा मंजूर। जी नहीं, लाकर मेहताजी के हाथ में रख दीजिए। मिर्जाजी ने तुरंत 100 रुपए का नोट जेब से निकाला और उसे दिखाते हुए खड़े होकर बोले, भाइयों, ये हम सब मर्दों की इज्जत का मामला है। अगर मिस मालती की फरमाइश न पूरी हुई तो हमारे लिए कहीं मुंह दिखाने की जगह न रहेगी। अगर मेरे पास रुपए होते तो मैं मिस मालती की एक एक अदा पर 1-1 लाख कुर्बान कर देता। एक पुराने शायर ने अपने माशूक के एक काले तिल पर समरकंद और बोखारा के सूबे कुर्बान कर दिए थे। आज आप सभी साहबों की जवामर्दी और हुस्न परस्ती का इम्तिहान है। जिसके पास जो कुछ हो सच्चे सूरमा की तरह निकाल कर रख दे। आपको इल्म की कसम, माशू की अदाओं की कसम, अपनी इज्जत की कसम, पीछे कदम न हटाइए। मर्दों, रुपए खर्च हो जाएंगे, नाम हमेशा के लिए रह जाएगा। ऐसा तमाशा लाखों में भी सस्ता है। देखिए, लखनऊ के हसीनों की रानी एक जाहिद पर अपने हुस्न का मंत्र कैसे चलाती है। भाषण समाप्त करते ही मिर्जाजी ने हर एक की जेब की तलाशी शुरू कर दी। पहले मिस्टर खन्ना की तलाशी हुई। उनकी जेब से 5 रुपए निकले। मिर्जा ने मुंह फीका करके कहा, वाह खन्ना साहब, वाह, नाम बड़े दर्शन थोड़े।